नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग जो सीटेट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस के, और वहाँ पर पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 28 दिसंबर 2021 के पेपर को देखा था, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 29 दिसंबर 2021 का पेपर। तो बिना समय को बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये 29 दिसंबर 2021 का पूछा गया पेपर है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है, उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो जैसे कल वाले में भी ये आपका ऊर्जा जो आपका ऊष्मा स्थानांतरण है, इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने आपको ऊष्मा स्थानांतरण के तरीकों के बारे में बताया था कि जो ऊष्मा आपका स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, इनकी मैंने 3 विधियाँ आपको बताई हुई थी। कौन सी विधि बताई थी? 3। एक आपकी विधि बताई थी, इसको कहा गया था चालन विधि। दूसरी विधि जिसको कहा गया था संवहन विधि, और तीसरी विधि थी जिसको कहा गया था विकिरण विधि। इन तीनों को मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि जो आपकी चालन विधि होती है, इस विधि में क्या होता है कि एक जैसे मान लो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, जब अगर यहाँ से या किसी और चीज़ का टुकड़ा है, किसी मेटल का टुकड़ा है, अगर यहाँ से गर्म किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये यहाँ पर भी इस गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब इस विधि से जो आपका ऊर्जा का स्थानांतरण इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक हुआ, इस प्रकार का जो आपका स्थानांतरण था ऊष्मा का, उसको चालन विधि कहते हैं। संवहन विधि क्या होती है, फिर मैंने आपको दिया था, जैसे आपका ये कोई आपका पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, जब क्या करेंगे इसको नीचे से गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद जो नीचे आपके अणु हैं पानी के, ये धीरे धीरे गर्म होंगे और गर्म होकर के हल्के होंगे, हल्के होकर कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। और ऊपर के जो आपके अणु हैं वो कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। और नीचे से फिर गर्म होंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है इसको संवहन कहते हैं। और विकिरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेडिएशन मेथड, इसमें क्या होता है किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हम तक पहुँचता है। तो इस प्रकार का जो माध्यम होता है वो रेडिएशन। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, जो आग जल रही होती है, आग से हम जो तापते हैं अपने शरीर को, ठीक है, वो भी किस प्रकार का मेथड है? रेडिएशन मेथड है, यानी कि विकिरण विधि है। अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि एक कमरा है आपका, जैसे ये मान लो एक बंद कमरा है, इसमें लकड़ी, ये मान लो कोई लकड़ी है जो जल रही है आपकी, ठीक है। और इस लकड़ी के एक कोने में जलने से पूरे कमरे में क्या हो रही है? ऊर्जा आपकी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो किस विधि से हो रहा है? संवहन या विकिरण, केवल चालन, चालन असंवहन, या केवल संवहन। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पूरा आपका कमरा है, यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये आग जल रही है तो इस कमरे से जो आपकी आसपास की दीवारें हैं जो बिना कांटेक्ट में हैं, ये आपकी गर्म होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि जैसे हम जब आग सर्दियों में जब तापते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली विकिरण विधि के द्वारा हम क्या कर सके हैं ऊष्मा को महसूस करते हैं। तो यानी विकिरण तो इसमें हो गई होगा। लेकिन साथ ही साथ अब ये देखिए कि ये कमरा कैसा है? बंद है। तो जब यहाँ पर एक कोने में अगर आपकी लकड़ी जलाई जा रही है तो यहाँ की जो वायु होगी वो भी गर्म होगी, और वायु गर्म होकर के क्या करेगी? पूरे कमरे में फैलेगी। और जो ठंडी वायु होगी वो फिर इसके पास आएगी, फिर गर्म होगी और फिर पूरे कमरे में फैलेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विकिरण के माध्यम से आपका ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, साथ साथ संवहन विधि से भी क्या हो रहा है? ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। क्योंकि गैसों की जो आपके जैसे जो वहाँ पे वाटर वाली कंडीशन थी, वही यहाँ पर आपके गैस के अणुओं वाली कंडीशन है। तो उपयुक्त क्वेश्चन में अगर आपका बंद कमरा है और यहाँ पर ऊष्मा के स्थानांतरण की बात हो रही है, तो इसमें संवहन और विकिरण दोनों प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारा। शेर की दहाड़, प्रबल और पक्षियों की आवाज़, मतलब शेर की जो दहाड़ होती है वो प्रबल होती है और जो पक्षियों की आवाज़ होती है वो कैसी? क्षीण, यानी कि कम होती है। इसका उचित कारण क्या हो सकता है? तो शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति में तुलना में उच्च होती है। शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के समान होती है। और यहाँ पे शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है, और शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन हो रही है किन किन चीज़ों में। जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आयाम, आयाम क्या होता है, फिर आपके सामने लिखा होगा आवृत्ति, या आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक टर्म और होता है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या होती है? तो जब तक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, इनके बारे में नहीं समझेंगे, आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? तरंग की। क्योंकि जब कोई बोलता है तो आपको पता होगा, जैसे ये मान लो आपका कोई वेव है, वो तरंग है, इस प्रकार से चल रही है, यही तो होता है चलने का तरीका। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जैसे आपकी एक मान लो ये मान ली हमने, ये कभी आपने टीवी में या कहीं पर आपने देखा होगा, अगर इस प्रकार से जैसे ये यहाँ तक चली गई, अगर मान लो कोई आपकी इस प्रकार से और लंबी लंबी जाती, तो आप ये देख रहे हैं जितनी जितनी ऊंची तरंग उठ रही है, तो आप डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि ये इसकी जो साउंड होगी, ये ऊपर वाली साउंड थी, उसकी साउंड नीचे वाली साउंड से कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तरंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर उठ रही है। तो आपको ये पता होना कि जहाँ से आपकी ध्वनि की जो तरंग है उठना स्टार्ट हुई और जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँची है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो मैक्सिमम हाइट है, इसको कहा जाता है आयाम।
क्या कहा जाता है, यही आपका होता है आयाम। आयाम का मतलब इंग्लिश में होता है एम्पलीट्यूड। पहली बात तो ये समझिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे इसका आयाम क्या था, ऊपर वाली तरंग का कम था, और यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले का जो तरंग आपकी उससे तो कहीं ज़्यादा ऊपर गई है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट और जहाँ से आपकी तरंग स्टार्ट हुई थी, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आयाम है, कंपेरेटिवली पहली वाली कंडीशन से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है पहली बात तो आयाम। और आपको आयाम समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इसकी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब प्रति सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जैसे ये ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, फिर ऊपर तक, तो एक सेकंड में, जैसे ये देखो, अगर ये बिल्कुल पास पास इस प्रकार से बनते, इस प्रकार से बनते, तो आप देख रहे हैं कि कम समय में क्या हो रहा है कि जो आपके दोलन हो रहे हैं, जो कंपन हो रहे हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब आपके प्रति सेकंड में होने वाले जो आपके कंपन होते हैं, उनकी संख्या होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, यानी कि आवृत्ति कहा जाता है। तो यानी कि जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ये होता है आपका आवृत्ति। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की। तो जो आपकी एक फ्रिक्वेंसी, एक जो आपकी तरंग ऊपर गई है, एक कंपन जो ऊपर गया है, उसके बाद जब वो दोबारा से ऊपर आएगा, तो पहले कंपन का जो ऊपर वाला पार्ट है, दूसरे कंपन का जो ऊपर वाला, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली डिस्टेंस, इसको कहा जाता है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको तीनों बातें समझ में आ गई कि आपकी आयाम क्या होता है। आयाम होता है कि जहां से आपकी तरंग स्टार्ट हुई है और जिस हाईएस्ट पॉइंट तक गई है, इसकी जो बीच की दूरी होगी, इसको कहा जाएगा आयाम यानी एम्पलीट्यूड। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड में जो आपके कंपन हो रहे हैं उनको आवृत्ति कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जो ऊपर वाला पॉइंट है और इससे अगला वाला जो ऊपर वाला पॉइंट बनेगा, इनकी जो बीच की दूरी होती है, इसी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहा जाता है। अब अगर हम बात करेंगे जो आपकी शेर की दहाड़ होती है और जो पक्षियों की आवाज़ होती है, तो शेर की दहाड़ प्रबल क्यों होती है और पक्षियों की आवाज़ छीण कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आयाम, क्योंकि जब शेर दहाड़ता है तो उससे के निकलने वाले जो कंपन होते हैं वो हाई ऊपर तक जाते हैं, हाई एम्पलीट्यूड तक जाते हैं। तो शेर के दहाड़ का जो आयाम होता है वो पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए, क्योंकि एज इट इज आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो वो पूरे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया, जिसको दिक्कत है हिंदी में वो इंग्लिश में देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, अब देखो क्वेश्चन, चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है। आपको आई थिंक झंझा ही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आगे बताते हैं, आगे पढ़िए। बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है। चक्रवात के भीतर बवंडर टोरेंडो जैसा बन सकता है। पवन की दिशा चक्रवात में सहयोगी करती है। अब इनको आप ध्यान से समझिए। पहली बात तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है झंझा का क्षेत्र, झंझा का इंग्लिश मतलब होता है आई। क्या होता है, आई ऑफ द स्टॉर्म इज अ काम एरिया, यानी कि जब आपका जो तूफान जहाँ बनेगा, इस प्रकार से जैसे आपका तूफान बन रहा है, तो यहाँ पे जो केंद्र बिंदु होता है इसको कहा जाता है आई, और इसी को हिंदी में कहीं कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है झंझा। दोनों बात समझिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है आई वाला, यहाँ पे क्या होता है, जो क्षेत्र होता है जब चक्रवात आता है तो ये वाला क्षेत्र कैसा रहता है, काम रहता है, शांत रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। आगे बात करेंगे, बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत है। आपको मैंने आपसे कहा था कि चक्रवात तब बनता है जब क्या हो, लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर में नहीं बनता है, लो प्रेशर है। तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। चक्रवात के भीतर टोरेंडो टाइप का बन सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से धीरे धीरे आपके टोरेंडो टाइप का बनता है, तो ये बात भी सही है। पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है, डेफिनेटली, कि अगर मान लो हवा इस साइड जा रही है तो आपका जो चक्रवात है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर हवा इस तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं जो हवा है या डायरेक्शन ऑफ की जो हवा है आपकी, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं चक्रवात में सहयोग करती है। तो आप देख रहे हैं कि ए कथन सही है, सी कथन सही है, डी कथन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 पर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मान लो ये आपका एक ग्राफ है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ की बात कर, नहीं किसकी बात हो रही है, हाँ टाइम डिस्टेंस, यानी कि आपको हमने ये मान लिया टाइम है आपका और ये वाला डिस्टेंस है। ये आपका जो ग्राफ है एक सरल रेखा में जा रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है, ये सीधा चला जा रहा है। तो ये सरल रेखा में कब जाएगा, या तो कोई आपकी वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में, तो जब आपकी विराम अवस्था में तो आपका जो ग्राफ होगा, क्योंकि समय के साथ आपकी जो दूरी है उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिला, यानी या ऐसे भी कह सकते हैं, एक ग्राफ आपको मान लो ये बना हुआ है, आपका कोई ग्राफ बिल्कुल सीधा इस प्रकार से चला जा रहा है, ठीक है, ये आपका टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है, तो कोई भी कंडीशन बन सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो इसका मतलब एक ये कंडीशन बन सकती है कि कोई आपकी वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में है, ये कंडीशन बन सकती है, क्योंकि विराम अवस्था में ही क्या होता है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि एक समान चाल से गति कर रहे हैं, यानी कि इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है भैया, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपकी वस्तु एक प्रकार से गति कर रही है, एक निश्चित गति से, चाल से गति कर रही है, तब भी क्या होगा, ग्राफ में कोई भी प्रकार का परिवर्तन आप देखने को नहीं रखेंगे। और यह एक समान त्वरण से गति कर रही, त्वरण जी नहीं, त्वरण नहीं होगा, क्योंकि त्वरण में आपका जो मेथड बनता है, जैसे ये वाला आप देख पा रहे हैं,
ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बन सकता है ग्राफ। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि बात हो रही है किसकी, समय, दूरी और समय। और दूरी और समय में त्वरण का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जब विस्थापन की बात ही नहीं की जा रही तो त्वरण वाले ऑप्शन पे तो वैसे भी नहीं जाना है। तो या तो ए कंडीशन होगी या बी कंडीशन होगी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ए या फिर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, बढ़िया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। भेड़ों के बालों से ऊन बनने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ के आपको स्टेप्स बताने सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, जब ऊन को बनाएंगे तो जो भेड़ होती है, भेड़ से सबसे पहले आप ऊन की कटाई करेंगे, यानी कि सी वाला स्टेटमेंट पहला होगा। ऊन की जब आप कटाई कर लेंगे, कटाई करने के बाद उसकी अगली प्रोसेस आती है स्कोरिंग की, यानी कि इसको अभिमार्जन, सही से उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसको अगले चरण में ले जाया जा सके, तो अभिमार्जन होता है। अभिमार्जन जब आपका हो जाएगा उसके बाद छटाई की जाएगी, किस प्रकार की ऊन, कहाँ, मतलब इसमें क्या होता है, ऊन के भी टाइप होते हैं, तो किस प्रकार की ऊन को किस प्रकार से संग्रह करना है, तो वो छटाई की प्रक्रिया में आएगा। और जब छटाई हो जाएगी आपकी, ठीक है, उसके बाद फिर अगली प्रोसेस आती है धुनाई की। जैसे जब रजाई वगैरह आप बनवाने जाते होंगे तो धुनाई पहले बढ़िया की जाती है, जिसमें आपके क्या हो, अच्छे से वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, आपस में मिल जाए, एयर उसमें मिक्स होकर के जो एयर होती है वो ट्रैप हो सके। और जब, क्योंकि एयर क्या है, ये ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है, तो ये धुनाई हो गई। और धुनाई के बाद फिर आपका आता है कि उसमें जब जहाँ पर जिस कपड़ों, अगर उसके कपड़े बनाने, सॉल बनाने, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसकी फिर बुनाई की जाएगी कपड़ों की, फिर उसकी रंगाई की जाएगी। तो ये तो आपको पता हो गया कि ऊन की कटाई से प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी सी से प्रोसेस स्टार्ट होगी, और कहाँ, बुनाई और ई पर खत्म होगी। तो देखो सी से ये भी स्टार्ट, ई पर ये भी खत्म, सी से ये भी स्टार्ट, ई पर ये भी खत्म। फिर मैंने कहा अभिमार्जन होता है, तो ए इसमें भी है और ए आपका इसमें भी है, दोनों में आपका क्या है, ए है। क्या हो गया, ठीक है, ए आपका इसमें भी है। अब उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि उसका छटाई होती है। छटाई यहाँ पे किस ऑप्शन में, डी वाले में है, तो डी, ये इस आधार पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी घाव को घाव पर प्रतिरोधी के रूप में लगाया जा सकता है। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है कि जो एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी होना चाहिए, एंटीसेप्टिक। जब चोट लग जाती है, अक्सर देखा होगा आपने, जब चोट लग जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं बीटाडीन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बीटाडीन। और बीटाडीन का नाम बीटाडीन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ये लास्ट में डीन निकल रहा है ना, ये बना होता है आयोडीन से। किससे बना होता है, आयोडीन, जो कि एक एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। तो जब चोट लग जाती है तो उसमें जो रेड कलर का आप ट्यूब लगाते हैं बीटाडीन, उसमें आयोडीन मिक्स होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से, मैग्नीशियम वायु में जलकर ए प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे देखो कि जो रिएक्शन कराई जा रही है वो किसकी कराई जा रही है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई जा रही है, किससे, O2 से, यानी ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम वायु में जलकर O बनाता है, O बनाएगा तो आपको पता है जब MgO2 से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, दो ही है, तो यानी ये वाले ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया उसके बाद देखो क्या है कि ए को पानी में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है, यानी कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है MgO, ठीक है। अब MgO जब आपका बन गया, अब MgO की रिएक्शन कराई जा रही किससे, H2O यानी कि पानी से। तो यानी मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो निर्माण किसका करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। बन गया कि नहीं बन गया। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो इसमें एक आ गया कि ए क्या है बताना और बी की प्रकृति क्या है, बी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि OH आया है। OH क्या होता है, ये क्षारीयता का प्रदर्शक होता है, कि अगर आपको पता है कि अगर H+ आयन निकल रहा है तो वो एसिडिक होगा, और अगर OH- आयन निकल रहा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम हमारा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और साथ ही साथ जो बी अगला प्रोडक्ट बना है वो उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्या है, एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर जो आपकी एक ऐसी मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो केवल एक होती है, पारा। और अगर यहीं पर क्वेश्चन धातु की जगह पर मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका अधातु हो, नॉन मेटल हो, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता। लेकिन यहाँ पे धातु की बात हो रही है, पारा, ठीक है, जिसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। 9 पे आइए, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में वियोजित होने पर क्या बनाता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये उसका फॉर्मूला होता है। पानी में रिएक्शन कराया जा रहा है, मतलब H2O से रिएक्शन कराया जा रहा है। सिंप्लीफाइड इसको अगर ऐसे करना चाहें आप लोग, कन्फ्यूजन हो रही है, HOH ऐसा कर लो, कोई जरूरत नहीं है वैसे इसकी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो किसका निर्माण करेगा, तो ये निर्माण करेगा H2SO3 का, हाइड्रोजन का 2 ये, और SO2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बनेगा तुम्हारा H2SO3। और जो H2SO3 होती है इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भैया, सल्फ्यूरस अम्ल।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। और अगर यहीं पर आपका अगर H2SO4 बनता, क्या बनता है H2SO4, तो बनता सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर H2SO4 बनता प्रोडक्ट में तो सल्फ्यूरिक अम्ल लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बना H2SO3 जो कि सल्फ्यूरस अम्ल है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। मानव परिसंचरण तंत्र, पहले तो ये पता होना चाहिए परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे मतलब आपका जो पूरा ब्लड है ये सारी चीज़ों को ले जाने का काम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। तो मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त वाहिकाएं हैं, एक्स की बात करनी है, जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड ले जाने का काम करती है वो दो चीज़ें करती हैं, एक आपकी होती है धमनी और दूसरी आपकी क्या होती है, सिरा। ठीक है, एक आपकी होती है धमनी और दूसरी क्या होती है, सिरा। जो आपकी धमनी होती हैं, और धमनी को कहा जाता है आपका जो क्या बोलते हैं, आर्टरीज। धमनी क्या होती है, इनको कहा जाता है आर्टरीज, और जो सिराएं होती है इनको कहा जाता है वेन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो धमनी होती है इनमें बहता है प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, और जो सिराएं होती हैं इनमें बहता है आपका इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी ऑक्सीजन रहित की बात हो रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि एक ऐसी सिरा होती है, जैसे आपको पता है कि सिरा में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक ऐसी सिरा होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, उसका नाम होता है हिंदी में फुफ्फुस। क्या होता है भैया, फुफ्फुस। फुफ्फुस एक ऐसी सिरा है, और इसी प्रकार से फुफ्फुस एक ऐसी धमनी भी है, दोनों का नाम क्या है, सेम है, जिसमें जो काम होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। इनको इंग्लिश में दोनों कहा जाता है पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, हार्ट से जुड़ी होती है डायरेक्ट, इस कारण से। तो जो फुफ्फुस, वैसे आपको पता है सिरा में यानी कि जो वीन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस एक ऐसी सिरा होती है जिसमें आपका प्योर ब्लड बहता है। उसी प्रकार से सभी धमनियों में, सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन फुफ्फुस यानी पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है। ये क्योंकि हार्ट से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या है, एक्स वे रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित ले जाती हैं। अभी मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन रहित यानी इम्प्योर ब्लड की बात हो रही, तो उनको क्या कहा जाता है, बीन्स कहा जाता है, और इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो यानी कि आपका जो एक्स होगा वो तो क्या होगा, सिरा होगा। अब देखो पहला वाला टर्म सिरा ये होने है नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, आगे पढ़ें। उनकी भत्तियाँ कैसी होती हैं, वाई होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी वीन्स होती हैं, जो हमारी सिराएं होती हैं, ये बहुत पतली पतली होती हैं। आप इनको हाथों में बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो यानी पतली सिराएं, वो भी पतली। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये हो ही गया, क्योंकि ये वाला तो गलत हो गया। फिर भी आगे पढ़ते हैं। जेड रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। जेड एक ऐसा है जो फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं, किसको, रक्त को। तो आपको हम बता दें कि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, हमारे सांस लेते हैं ऑक्सीजन आती है, और जब ऑक्सीजन आती है तो यानी कि वो क्या करेगा कि आपका प्योर ब्लड ले जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फुफ्फुस ही एकमात्र ऐसी सिरा होती है जो आपका प्योर ब्लड ले जाती है। तो यहाँ पे फुफ्फुसी सिरे, यानी इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ, मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा या बचाव करती हूँ, तो बताओ मैं क्या हूँ। देखो अब पूरी बॉडी ये बनी हुई है स्केलेटन से, क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर का आकार किससे मिला है, स्केलेटन। और स्केलेटन किससे बना हुआ है, हड्डियों से यानी कि बोन से। तो इसमें ज़्यादा सोचने नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको बताना है कि चुनाव करना है। मुर्गी अंडे देती है, सबको पता है, और लगभग 3 सप्ताह में चूजे बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 सप्ताह में जो आपके चूजे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। सही बात है। अगला, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, ये बात सही है। लेकिन इससे चूजे के बाहर निकलना इनका कोई मतलब नहीं है। निषेचन और अंडा देना और 3 सप्ताह में चूजा बाहर, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है, दोनों सही हैं, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं करता है कि मुर्गी आंतरिक निषेचन करती है इसीलिए वो क्या करती है, अंडा देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो आपको पता होना चाहिए कि एक विटामिन होता है डी, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और सूखा रोग विटामिन डी है, इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, वो माना जाता है सूर्य का प्रकाश। क्या माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। और एक्चुअली में हमारी बॉडी कब ज़्यादा फॉर्मेशन करती है विटामिन डी का, जब यूवी रेज क्या हो, ज़्यादा हो। तो आप अगर ये सोचें कि यूवी रेज जब हमारे बॉडी पर ज़्यादा पड़ेंगे तब क्या होगा, विटामिन डी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम अगर ज़्यादा यूवी रेज में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक फैक्ट ये है आपका कि विटामिन डी का निर्माण होता है वो सूर्य के प्रकाश की यूवी रेज के द्वारा होता है। और यूवी रेज क्या करती है, ये कैल्शियम के
अवशोषण में जो मतलब सॉरी यूवी रेज नहीं, जो आपका विटामिन डी है ये कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हड्डियों को नुकसान पहुंचता है आपका, तो यहाँ पे विटामिन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नीचे दिए गए किस प्रकार के पादपों के बाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते? बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आपको मैंने बताया था जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्तियों में, जैसे आपकी ये पत्ती है, कई बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन, इन पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और इन स्टोमेटा के माध्यम से जो आपके प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है वो बाष्प के रूप में क्या करते हैं, एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो ये स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। तो जो पौधे अब मान लो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, तो पानी में डूबे हुए सबमर्ज प्लांट हैं, वो स्टोमेटा के द्वारा कैसे बाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं? तो जल में डूबे हुए जो प्लांट होते हैं ये बाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, आपको सही मिलान करना है। कोशिका का पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल की बात हो रही है। सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ए का 3 सही है, आपको पता है। अगला आपका कहा गया कोशिका का भंडार गृह, यानी कि जो आपका स्टोर रूम होता है किसका, सेल्स का, वो क्या होता है, वो आपकी होती है जो वॉक्यूल्स होते हैं आपके सेल में, उनको कहा जाता है कोशिका का भंडार गृह, ठीक है। अगला आपका होता है कोशिका का सूचना केंद्र, जहां से सारी सूचनाएं आपकी क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं, वो आपका होता है केंद्रक, सेंट्रॉइड, ठीक है। अगला है कोशिका का द्वारपाल, यानी कि जो उसकी रक्षा करने का काम करता है, तो यानी कि वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो ए का 3 है, बी का 5, ए का 3, बी का 5, इसी में ऑप्शन मिला, सी का क्या हो गया 2, डी का 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। 16 देखिए जरा ध्यान से क्या है, जहां वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहां सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? मतलब द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब जब हवाएं तेज चल रही हैं, वहां पे वर्षा कम हो रही है, तो वहां पे डेफिनेटली हमको पानी को बचाना पड़ेगा कि नहीं बचाना पड़ेगा? तो पानी की बचत करनी पड़ेगी, और पानी की बचत का सबसे बढ़िया जो इरीगेशन मेथड होता है वो आपका होता है ड्रिप इरीगेशन। कौन सा इरीगेशन, ड्रिप, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी जो वेस्टेज होता है बहुत ही कम होता है। तो इसे यही आपका सबसे बढ़िया मेथड होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ड्रिप इरीगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुरूपदर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित है वह क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये बहुरूपदर्शी क्या होता है। आप लोगों ने क्लास आई थिंक 12 में या 10th में कैलाइडोस्कोप के बारे में सुना होगा। कैलाइडोस्कोप सुना है? क्या होता था, ये आपका इस प्रकार से त्रिविमीय एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, इस प्रकार से हुआ करता था, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे 3 कांच की प्लेट इस प्रकार से जुड़ी हुई होती थी, और इनमें क्या होते थे, आपस में ही यहाँ पे इस प्रकार से 3 झुके हुए आपके लेंस दर्पण हुआ करते थे, और आपस में इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता रहता था, परावर्तन चलता रहता था, ठीक है। तो ये प्रक्रिया एक जो आपका यंत्र बनता था, इसी को कैलाइडोस्कोप कहा जाता था। अब जो बहुरूपदर्शी भी कहते हैं इसको हिंदी में, तो कैलाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित 2 समतल दर्पण, नहीं भैया मैंने कहा 3 समतल दर्पण होते हैं, 3 झुके हुए आनत समतल दर्पणों पर बहुल परावर्तन, बिल्कुल सही है। बहुत प्रकार का कई प्रकार से क्या होगा, आपस में परिवर्तन होता रहता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है। एक दूसरे के लंबवत 2 समतल, 2 तो होगा नहीं, 2 झुके हुए बिल्कुल नहीं होगा। कैलाइडोस्कोप में 3 समतल होते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है? कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कौन सा आपका नॉर्थ पोल है, कौन सा आपका साउथ पोल है, तो किस प्रैक्टिकल के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि इसके पोल कौन कौन से हैं? तो चुंबक को एक लोहे के टुकड़े के पास लाना, चुंबक को लोहे के बुरादे एक ढेर में ढलना, चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास लाना, चुंबक को मध्य में स्वतंत्र रूप से लटकाना, ये बिल्कुल सही मेथड है। क्योंकि जैसे मान लो आपका यहाँ पे लोहा रखा हुआ है, आपने क्या किया, चुंबक को स्वतंत्र रूप से यहाँ पे लटका दिया बीच में, तो इससे क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये क्या करते हैं, आप लोहे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। केंद्र एक्चुअली में जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा होती है ध्रुवों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो चुंबक का सब पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि कौन इसके नॉर्थ पोल है, कौन इसके साउथ पोल है। सबसे बढ़िया क्या है, चुंबक के मध्य में स्वतंत्र रूप से आप किसी लोहे के टुकड़े को बढ़िया लटका दें, चुंबक को मध्य में स्वतंत्र से लटका दें, तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिएगा, विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। निश्चित प्रतिरोधक का मतलब होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंट, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश बताते चल रहा हूँ, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे पढ़िएगा। अब वह वोल्टेज को बदले बिना विद्युत धारा को नियंत्रित करना चाहता है, वह कैसे कर सकता है? पहले आप समझो मेरी बात, ये आपका एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें एक आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, एक बैटरी जुड़ी हुई है,
ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि अब वह वोल्टेज को, मतलब जो वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ से इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है, तो इसको चेंज किए बिना विद्युत धारा को नियंत्रित करना है। मतलब मैं चाहती, जो विक्टर इंसान है वो चाहता है कि यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, उस बैटरी में जो वोल्टेज जा रहा है मैं उस वोल्टेज को चेंज नहीं करना चाहता, मतलब ना तो मैं कम करना चाहता हूँ ना मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है इसको इस रेजिस्टेंस तक पहुँचाने के लिए इसको कंट्रोल करना है। तो कौन सा मेथड होगा, धारा नियंत्रक को जोड़ करके निश्चित प्रतिरोध को हटाकर, अगर आप प्रतिरोध ही हटा देंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। निश्चित प्रतिरोध को जोड़ करके एक एक्स्ट्रा अमाउंट में आप रेजिस्टेंस लगा देंगे, इससे क्या होगा, आपकी वोल्टेज का परिवर्तन पड़ेगा, लेकिन विद्युत धारा नियंत्रित कैसे होगी, तापमान बदलने से इसका कोई मतलब है नहीं। एक बचा धारा नियंत्रक जोड़ करके, मतलब आपने यहाँ पर एक मान लो धारा, आपका एक कंट्रोलर लगा दिया जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम कर रहा है या उसको नियंत्रित करने, जैसे आपने स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा। स्टेबलाइजर क्या करता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी को तो कंट्रोल करता है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो अगर आप उसको लगा देंगे तो डेफिनेटली आप बिना वोल्टेज को बदले हुए जो आपका पावर आ रहा है उसमें बिना परिवर्तन किए हुए आप धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है हमारे सामने। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। सही बात है, दिन में आसमान नीला होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त समय आसमान जो होता है वो लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जी नहीं, केवल और केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला, या आकाश का जो रंग है वो नीला इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं आपकी। तो केवल और केवल अपवर्तन करेंगे, बिल्कुल नहीं, परावर्तन भी होता है इसमें, ठीक है। तो आर जो रीजन है वो गलत है, लेकिन जो स्टेटमेंट ए लिखा हुआ वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं पेडागोजी सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में, यानी कि यहाँ पे साइंस एज इंक्वायरी, विज्ञान जांच पड़ताल के रूप की बात हो रही है, मतलब कि साइंस एज इंक्वायरी, साइंस एज इंक्वायरी निम्न में से कौन से कार्य इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मतलब कि किस स्टेटमेंट में, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है किस में जो विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो साइंस एज इंक्वायरी कब हो सकती है, पढ़िएगा पहले चारों ऑप्शन। 4 पशुओं के चित्र में से एक स्तनधारी की पहचान करो। तो आपको यहाँ बताना है क्या इसमें साइंस की कोई जांच पड़ताल हो रही है। अगला पढ़ेंगे ध्यान से कि ज्ञात करिए कि क्या बर्फ के टुकड़े गर्म तथा ठंडे पानी में डालने से समान दर से पिघलते हैं। ये देखो साइंस ऑटोमेटिक सामने झलक रही है आपके, कि ज्ञात करिए क्या बर्फ के टुकड़े गर्म तथा ठंडे पानी में समान दर से पिघल पाते हैं। ये सही है, आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तापमान को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों की सूची बनाइए। क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें कौन सी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उन कारकों की छानबीन करिए जो द्रवों में वस्तुओं को तैरना या डूबना निर्धारित करते हैं। ये भी आपका एक साइंटिफिक के रूप में जांच पड़ताल हो सकती है। तो बी और डी, इस आधार पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को विभिन्न पौधों के बीजों को विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में अन्वेषण करने के लिए कहा। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण का मतलब ये देखो लिखा भी होगा यहाँ पे, A teacher asked student investigate, है ना, to the germination of seed of different plants under various physical conditions and posed many questions to them during the process। तो यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे और उससे स्टूडेंट से कहा कि इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो आपको यही बताना है कि कौन उसका सही मिलान होगा, किस प्रकार के कुछ प्रश्न से किस प्रकार का कौशल निकल रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या जिसे छाया में रखा गया है। तो इस जब ये टीचर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा पौधा मजबूत है जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया है या आपका जिसे छाया में रखा गया है, तो इस प्रश्न से जो आपका किस प्रकार की चीज़ को पता करने का प्रयास कर रहा है आपका टीचर, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच प्लांट इज स्टडियर द वन लेफ्ट इन सन ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस, कोई नियम कानून तो बन नहीं रहा है। ऑब्जर्विंग ये है, और क्या क्लासीफाइंग, तो क्लासिफिकेशन भी कई प्रकार का नहीं हो रहा, हाइपोथेसिस तो ऑलरेडी नहीं है। तो ऑब्जर्व करना चाहता है टीचर की क्या बच्चा बताता है, तो यानी ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग। तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीजों में वृद्धि नहीं हो रही है। तुम क्या सोचते हो कि क्या कुछ बीजों में वृद्धि नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे एक प्रकार की परिकल्पना क्यों नहीं हो रही उसके बारे में बात हो रही है। प्रत्येक प्रकार में कितने बीज आपके वृद्धि कर रहे हैं, ये वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। तो आप देख रहे हैं ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन 21 था, ये 22 था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। किसी शिक्षिका ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछे और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये कैसा है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, ये आपको बताना है।
आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। अब देखो हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कोई कहता है मैं पंखे चलाने के लिए करता हूँ, कोई कहता है मैं टीवी देखने के लिए करता हूँ, कोई कहता है मैं फ्रिज चलाने के लिए करता हूँ, कोई कहता है एसी चलाने के लिए करता हूँ। तो सबके अपने अपने उपयोग हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ओपन एंडेड है, क्योंकि इसके आंसर कई हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, विद्युत धारावाही तारों को बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों होता है। अब आपको ये बताना है। इसका आंसर एक ही है, क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का ये बढ़िया सुचालक होता है, और यही इसका एकमात्र रीज़न है। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो विद्युत का क्षय है जो वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर एक ही होगा, तो इसकी ये क्लोज एंडेड हो जाएगा, क्योंकि जिसका आंसर एक होता है उसको क्लोज एंडेड कहते हैं, जिसके आंसर कई हो सकते हैं उसको ओपन एंडेड कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन वांछित अभ्यास है। मतलब कौन सा आपको करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ये प्रैक्टिकल या अभ्यास एक्सरसाइज कौन सी करनी पड़ेगी, कब। एक उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने में, कि बच्चों के अंदर खोजबीन की मानसिकता डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पढ़ेंगे, विद्यार्थियों द्वारा सही परिणाम के प्रदर्शन बल देना, स्टेटमेंट ही निगेटिव है। ऐसे कार्य देना जिनमें नूतन उपकरणों की आवश्यकता हो, मतलब नए नए चीज़ों को आवश्यकता पड़े, ऐसा काम आप क्यों देंगे, है ना। तो ये भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आगे पढ़ेंगे, विद्यार्थियों को आपस में त्रुटि के संभावित स्रोतों पर विचार विमर्श करने की अनुमति देना। ये देखिए ध्यान से कि खोजबीन करना चाहते हैं तो विचार विमर्श करेंगे तभी तो खोजबीन होगी, कौन सही है कौन गलत है ना, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, निर्देशित चरण और वांछित सामग्री संदर्भ पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से पालन करना, ये भी स्टेटमेंट नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन सही आ रहा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर की ओर बढ़ते हैं। क्या है, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आप अगर बच्चे के अंदर मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसके व्यवहार पर मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका क्या होगा, सही होगा। पढ़ेंगे ध्यान से। एक प्रश्नावली देना और अंकों का विश्लेषण करना, बिल्कुल नहीं। आप मूल्यांकन अंकों के आधार पर बिल्कुल नहीं करना, आपको पेडागोजी का ये नियम ही है। अगला पढ़ेंगे, उस कक्षा को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का इंटरव्यू लेना। आप अगर टीचर का इंटरव्यू लेकर के क्या आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी गलत है। विद्यार्थियों का अवलोकन करना और उनके जीवन की कथाओं का रिकॉर्ड रखना। ये देखो, जब आप बच्चे को, इसमें आपका एक चैप्टर आता है लर्नर्स को समझना, जो आपके बच्चे हैं उनको समझने का बात होती है। तो उनका जब ऑब्जर्व करेंगे, उनकी लाइफ से जुड़ी चीज़ों को समझेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, तब आप सही से मूल्यांकन कर पाएंगे कि किस परिस्थिति का बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना कोई मतलब ही नहीं है इससे मूल्यांकन का। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीईआरटी 2005 की बात हो रही है। इसके अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न में से सभी के लिए होना चाहिए सिवाय, मतलब इसमें से 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से एक आपका गलत है, वो गलत पूछ रहा है। क्या, निष्पक्षता हासिल करने के लिए, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, सही है। नवीन खोज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही है, नई नई खोजें हों, ये भी सही है। परीक्षाओं में छात्रों के अंकों को सुधारने के लिए, भैया आप क्या कर रहे हैं, साइंस को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, साइंस को पढ़ाने प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें अंक अकेला सुधारना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है यही हमारा करेक्ट होगा, बकाया सभी हमारे सही है। परीक्षा तंत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या है। विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी जो समझ है वो कौन सा कथन दर्शा रहा है। पढ़ेंगे पहला, दैनिक जीवन की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ हद तक सही है कि विज्ञान की संकल्पना समझ ली, भाषा की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उनका नाम क्या होता है या उनका जो अर्थ होता है वो अलग ही होता है। वैज्ञानिक पदों का अर्थ ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है और विद्यार्थियों द्वारा उनका अर्थांकन नहीं होता। भैया अगर विद्यार्थी समझेंगे नहीं तो उन कॉन्सेप्ट को एज इट इज कैसे मान लेंगे, गलत है। विज्ञान में शिक्षार्थियों का प्रदर्शन भाषा के माध्यम में उनकी दक्षता से स्वतंत्र है। भैया जो कैपेसिटी होती है टीचर स्टूडेंट की वो अलग होती है, उनकी भाषा के माध्यम से नहीं जान सकते उनको। ठीक है, गलत है। भाषा एक दिशी प्रक्रिया नहीं, भाषा ये मल्टी डायमेंशन होती है, जो बोलने वाले से सुनने वाले तक जाती है, ऐसा नहीं है। भाषाई विकास आप लोगों ने पढ़ा होगा, नियम चॉम्स्की का भाषाई विकास। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिशी प्रक्रिया नहीं है, ये कई चीज़ों से होकर गुजरती है भाषाई माध्यम से। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या होगा, गलत हो। करेक्ट आपका क्या होगा, दैनिक जीवन की जो भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक खोजबीन उन्मुख कक्षा में, यानी कि यहाँ पर भी खोजबीन की बात हो रही है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे क्या है। खोजबीन का मतलब होता है इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम। ठीक है, चलिए
निम्न में से कौन सा चरण बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा, मतलब कि जो आर्किमिडीज के नियम का परिचय देना है, देखना इनसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताना है, तो कौन सा स्टेटमेंट बाकी चरणों से पूर्व लिया जाएगा, मतलब आपका पहला स्टेप क्या होगा जब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या बताना है, आपको इसके बारे में बताना है। खोजबीन क्लास है आपकी, ठीक है, मतलब कि आपको इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास में एक इंट्रोडक्शन देना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ से आर्किमिडीज नियम के संदर्भ विद्यार्थियों को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देंगे। गलत, विस्तृत जानकारी नहीं देना पहले बच्चों को, ठीक है, पहले बच्चों को व्यस्त रखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, उन प्रैक्टिकल्स को समझेंगे। विद्यार्थियों को सावधानी पूर्वक चयनित सामग्रियों के तैरने और डूबने के क्रियाकलापों में व्यस्त रखना, ये सही है, क्योंकि बच्चों के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में खुद से कि आखिर बस्ती तैर क्यों रही है, डूब क्यों रही है, तब जाकर के आप उसका रिजल्ट बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये सही है। विभिन्न द्रवों में डालने पर वस्तुओं के भार में हुई आभासी कमी को दर्शाना, घनत्व और उत्प्लावन बल की संकल्पना को विस्तार से समझाना। आपको नहीं, पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल्स दिखाने हैं बच्चों को, उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है उनके बारे में बात करनी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा ध्यान से। आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो आप, जैसे हम आपको बता ये आपका एक आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये विलंब है, ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण में आप जो संबंध बनाने के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ये एक प्रकार से क्या है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए, यानी कि एक प्रकार का कम्युनिकेशन का मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए। आप कम्युनिकेशन करने के लिए, बच्चों को चीज़ समझाने के लिए इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो संवाद स्थापित करना या संप्रेषित करना है, कम्युनिकेशन करना, सही है स्टेटमेंट। पूर्वानुमान लगाना, व्याख्या करना, परिकल्पना करना, ये तीनों के तीनों गलत हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ बना करके केवल क्या कर रहे हैं, बच्चे के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। ध्वनि को पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिचित करवाएं, बिल्कुल सही है। अब अगर साउंड के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले तो प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा ना बच्चों को। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप बनाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को दिखाएं कि कैसे वस्तुएं कंपन करती हैं, अलग अलग चीज़ों से परिचित कराएं, सही है पहला। विज्ञान के शिक्षण अधिगम में अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन ही तो हो रहा है कि बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि जो कंपन हो रहे हैं किनका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उनसे क्या हम सीखेंगे। तो ये जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एक को फॉलो भी कर रहा है, तो दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ना दोस्तों। तो आई होप इस क्लास को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग अगले पेपर को डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें हमारी टीम का। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।